Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, SST teacher. Today we will discuss chapter 2 History. Now let's start topic the Russian Revolution. स्टूडेंट्स कल हमने रशियन रिवोल्यूशन डिस्कस किया था। इसका फर्स्ट पार्ट रसिया के अंदर जो भी क्रांति हुई 1905 की आएगी, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने जो रशियन रिवोल्यूशन है इसके अंदर हमने क्या किया था बेटा कि जो रिवोल्यूशन हुई, जो भी हमारी क्रांति हुई, उससे पहले रसिया की जो भी सिचुएशन थी, जैसे उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज थे, एट प्रेजेंट के कौन कौन से नेम थे, कल हमने ये फर्स्ट पॉइंट किया था 2.1 द रशियन एम्पायर इन 1914। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक, इसका सेकंड पॉइंट 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, एंड सोसाइटी समाज कैसा था। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in the most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. एक्सपोर्टर क्या होता है? निर्यातक, जो उस चीज़ को दूसरे देशों में बेचता है। ओके बेटा, तो इकोनॉमी जहाँ भी वर्ड आ जाए तो इकोनॉमी से हमारा रिलेशन होता है, जो भी हम जैसे मान लो पैसा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, पैसे के लिए, धन के लिए हम कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, लोग कौन कौन से कार्य करते थे जिनसे उनका जीवन चल रहा था। तो अब देखते हैं कि रूस के अंदर जो बिगिनिंग हुई थी वो 20th सेंचुरी, 20वीं सदी थी। उसका शुरुआत के अंदर जो रूस की जो पॉपुलेशन थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे कि हम हरियाणा के अंदर हैं तो हरियाणा का भी देखें तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा क्या कार्य करता है? एग्रीकल्चर करता है, खेती बाड़ी करता है, खेती के कार्य करता है। तो ऐसे ही यूरोप के अंदर भी बहुत सारा जो पॉपुलेशन थी, बहुत सारे लोग, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता था? एग्रीकल्चर करता था। लगभग उसका 85% जनसंख्या अपनी जीविका चलाने के लिए किस पर निर्भर थी? वो वहाँ की एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर अगर एग्जाम्पल पे लें, फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी की खेती पर निर्भर जो आबादी थी वो 40 और 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी, इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट के लिए भी अपनी जीविका तो वो कमाते ही कमाते थे। मतलब अपने लिए तो अपनी जो बेसिक नीड्स थी उसको तो वो अपनी एग्रीकल्चर से सेटिस्फाई करते ही करते थे। उससे अलग वो मार्केट के लिए भी अनाज उगाते थे। तो रूस अनाज का एक बड़ा क्या बन गया था? एक्सपोर्टर बन गया था, निर्यातक बन गया था। ओके स्टूडेंट्स, फाइन बेटा। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, जो उद्योग थे वो बहुत ही कम थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर
सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, इनके अंदर उद्योग स्थापित थे। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. Many factories were set up in the 18th-19th century when Russia's railway network was expanded and foreign investment in industry increased. Coal production doubled, and iron and steel output doubled by the 19th century. In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in numbers. तो जो सेंट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को, उनके अंदर ही उद्योग स्थापित थे, इंडस्ट्री वहाँ पर ही ज़्यादा थी। हालांकि ज़्यादातर जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, और वो किस टाइम हुए थे? व्हेन रशिया रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सपेंडेड। जिस टाइम रशिया के अंदर, रूस के अंदर रेलवे का जो नेटवर्क था वो फैल रहा था, रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा था, उसी समय रूस में उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था, फॉरेन कंट्रीज से भी इन्वेस्ट आ रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के अंदर कोयले का जो भी प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। स्टील उत्पादन क्या हो गया? 4 गुना हो गया। सन 1900 तक 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कारीगर भी इतनी ही संख्या में थे, इतनी ही पॉपुलेशन की हो गई थी, और इतनी ही क्राफ्ट्समैन की हो गई थी, इतनी ही फैक्ट्री वर्कर्स की हो गई थी 19th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड गवर्नमेंट supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. But factories inspectors could not prevent rules being broken. ज़्यादातर जो कारखाने थे, मोस्ट इंडस्ट्री वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे जो कारखाने थे, जो फैक्ट्रीज थी, वो किसकी थी? निजी संपत्ति थी, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज, तो जो भी गवर्नमेंट थी भाई, वहाँ की मज़दूरों को क्या करते थे? वहाँ पे बहुत ही कम वेतन मिलता था, और जो काम की जो पाली, जो शिफ्ट थी, जो टाइम पीरियड था, वो निश्चित था। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर रखते थे कि जो भी उनकी जो भी न्यूनतम जो वेतन है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, काम के घंटे भी उनके निश्चित करवा रखे थे गवर्नमेंट ने। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, लेकिन इसके बावजूद भी जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर थे वो क्या करते थे? नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। वो उन सभी नियमों को उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours, compared with 10 or 12 hours in factories. तो अब आप देख ही रहे हो कि कारीगरों की इकाइयाँ और वर्कशॉप में काम का जो शिफ्ट थी वो 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि जो फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले मजदूर थे उनके तो 10 या 12 आवर में ही काम में होता था, 10 या 12 आवर ही उनको काम करना होता था। Accommodation varied from rooms in dormitories, तो मज़दूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर जो भी उनके सोने का कमरा होता था
तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। ओके फाइन बेटा। वर्कर्स वर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं अब हम यहाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स, जो भी कारीगर थे, जो मजदूर थे, वो किस में बटे हुए थे? सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, कुछ मजदूर अपने मूल गांव के, मतलब उनका अपने गांव के साथ गहरा संबंध था। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली, और बहुत सारे स्थायी रूप से, परमानेंट रूप में कहाँ बस गए थे? सिटी में बस गए थे, शहरों में बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर्स को किस में डिवाइड किया गया था? उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग बट गए थे वो। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटरबर्ग्स रिकॉल्ड, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्राट्स अमोंग अदर वर्कर्स। तो सेंट पीटरबर्ग्स में एक मेटल वर्कर, मेटल धातु होती है, तो उसका जो कार्यकर्ता था, जो वर्कर था, उसने कहा था कि जो मेटल वर्कर है वो खुद को साब मानते थे, खुद को, अपने आप को ही क्या मानने लग गए थे? वो अपने आप को ही मालिक मानने लग गए थे। Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three-quarter of a man's wage. तो उनके काम में ज़्यादा क्या था? ज़्यादा स्किल थी, ज़्यादा ट्रेनिंग थी, और ज़्यादा अच्छी प्रकार से उनको निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 के अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, औरतों की संख्या भी कितनी हो गई? उसमें 31% हो गई, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता था। लगभग इन्होंने बताया है बिटवीन हाफ, या तो उनसे आधा या उनके आधे से 3/4 तक दिया जाता था। Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. तो मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे, उनके बिहेव में साफ दिखाई देता था। Some workers formed association to help members in times of employment or financial hardship, but such association were few. तो कुछ मजदूरों ने तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए एसोसिएशन बना लिए, लेकिन ऐसे जो एसोसिएशन थे वो वेरी फ्यू, बहुत ही कम थे, वेरी फ्यू, बहुत ही कम थे। डिस्प्यूट डिविजन्स, इन विभेदों को के बावजूद वर्कर्स डिड यूनिट ऑफ स्ट्राइक वर्क्स स्टॉप वर्क व्हेन दे disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896, 1897 and in the metal industry during 1902. तो इनके बावजूद भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती तो मजदूर क्या हो जाते थे? एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और हड़तालें कर देते थे। और ऐसा ही कब हुआ? 1896 और 1897 के बीच। जो कपड़ा उद्योग था उसमें 1902 में जो भी मेटल वर्कर्स थे उन्होंने ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की थी। इन द कंट्री साइड देहात इलाके को बोला जाता, जो ग्रामीण इलाका होता है, उसके अंदर पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, तो ज़मीन पर किसान खेती करते थे। बट द नोबिलिटी, लेकिन जो विशाल संपत्तियाँ थी, परंतु द नोबलिस्ट, द क्रोवन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओwned लार्ज प्रॉपर्टीज,
लाइक वर्कर्स थे, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। तो विशाल जो संपत्तियाँ किन किन के पास थी भाई, जो भी बड़े बड़े सामंत वगैरह थे, राजशाही थे, रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स, चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी क्या थे, बटे हुए थे। जो मजदूर थे जैसे वर्कर्स बटे हुए थे, वैसे ही पीजन जो किसान थे वो भी वर डिवाइडेड, बटे हुए थे। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे भाई। उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही धार्मिक था, रिलीजियस था। बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटीज। बहुत ही कम केस ऐसे थे कि जो वे सामंतों और नवाबों को बिल्कुल सम्मान नहीं देते थे। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे थे कि जो नवाबों और जो भी बड़े व्यक्ति थे उनको कम सम्मान देते हों, नोबलिट्स को कम सम्मान देते हों। नोबल्स गोट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। नवाब और जो सामंत थे, जो सत्ता और हैसियत मिली थी, वह लोकप्रियता के वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, जो सेवा थी, उनके प्रति उनको वो चीज़ मिली हुई थी। नॉट थ्रो लोकल पॉपुलेटरी, मतलब वो पॉपुलर नहीं थे, वो तो जो जार के लिए जो सेवा करते थे, जो भी भावना रखते थे, उसके लिए उन्हें वो चीज़ें मिली हुई थी। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. तो यहाँ इनकी सिचुएशन दिखाई गई है जैसे फ्रांस के अंदर जैसी थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो ब्रिटेनी के किसान थे न तो वो नवाबों का सम्मान करते थे और उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। वो उनका न केवल मतलब सम्मान ही नहीं करते थे, मतलब उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या भी लड़ी, लड़ाइयाँ भी लड़ी और उन्होंने उन नवाबों को बचा लिया। इसके विपरीत जो रूस के किसान थे, इसके अपोजिट में जो रूस के रसिया के जो फार्मर्स थे, वे नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी गई थी। बहुत सारे ऐसे थे जो लगान नहीं चुकाते थे। कई जगहों पर उन जमींदारों की हत्या भी कर दी गई थी, जैसे कि 1902 में बताया है कि जो साउथ रसिया था, ऐसी घटनाएं बहुत ही बड़ी मात्रा में हुई थी। और 1905 में भी पूरे रूस में ऐसे इवेंट्स बहुत सारी जगहों पर देखने को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले से अलग थे, भिन्न प्रकार के थे। दे पोल्टेड देयर लैंड टुगेदर periodically and their common divided it accordingly to the needs of individual families। तो जो कम्यून वगैरह थे, रूसी जो किसान थे वो यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे भाई, वो उनसे बिल्कुल अलग छटे हुए थे, अलग प्रकार के थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून, जो भी उनका जो मीर वगैरह जिसको बोला जाता है, कम्यून को सौंप देते थे और फिर यही कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीनें दे देते थे। जैसे जैसे उस परिवार की जितनी भी आवश्यकता होती, उसी के अकॉर्डिंग वो उनको ज़मीनें दे देते थे। तो बेटा आज हमने इसका आर्टिकल पॉइंट 2 डिस्कस किया है, जो इकोनॉमी था और जो सोशल था। उसके अंदर किसानों की क्या स्थिति थी, वो कैसे अपनी आजीविका जो बेसिक नीड्स थी उनको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करते थे, और किसान कैसे पूरे के पूरे यूरोप के किसानों के बारे में बताया है कि फ्रांस के कैसे थे और रसिया के कैसे थे,
फ्रांस वाले तो जो नोबलिस्ट थे, सामंत वगैरह थे, जो भी पादरी वगैरह थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन रूस वाले ऐसा नहीं करते थे। वो किसानों को अपनी ज़मीनें बांटते करते थे। तो इन सब पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। कल हम सोशलिज्म इन रसिया, रूस के अंदर जो समाजवाद है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हिस्ट्री का चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, हम आराम से धीरे धीरे करेंगे। आप साथ साथ इसके अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स बनाते रहना। ओके बेटा, थैंक यू।